गांव के बीचों बीच फैली चौपाल के पास एक ऊंची हवेली थी। यह हवेली थी जमींदार मनोहर लाल की। मनोहर लाल का नाम सुनते ही गांव वाले सिर झुका लेते थे, लेकिन मन ही मन उसकी एक आदत को लेकर वो सब अफसोस करते हैं। वो अपनी नाटी बेटियों से बहुत नफरत करता था। एक दिन हवेली के आंगन में मनोहर लाल ऊंचे बिस्तर पर बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सामने उसकी पत्नी भगवंती खड़ी थी। तेरी किस्मत में तो बस बेटियां ही लिखी है ना, और वो भी नाटी। किसे चाहिए ऐसी नसीब खराब करने वाली लड़कियां। मैं तो घर का नाम रोशन करने वाले बेटे का इंतजार कर रहा था। जी, बच्चे तो ऊपर वाले की देन है। इन बेटियों में क्या कमी है? ये भी तुम्हारा ही खून है। खून? अरे ये तो खानदान पर कलंक है। जब देखो ताने सुनने पड़ते हैं। कैसे दिखाऊं इन्हें? हैं? कौन करेगा इनसे ब्याह? पास ही बैठी पांचों बेटियां गुड्डी, पिंकी, मुन्नी, राधा और सीता ये सब कुछ सुन लेती है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपनी माँ को देखकर चुप हो जाती हैं। गांव के लोग भी अक्सर पीछे नहीं रहते थे। चौपाल पर अक्सर बातें होती रहती थी। अरे भाई, सुना है ये मनोहर की 5-5 बेटियां हैं, और वो भी सबकी सब बौनी। हाँ रे, ऐसे कद से तो माचिस की डिब्बी भी छोटी लगेगी भाई। हैं? अरे कौन करेगा इनसे ब्याह? ये बातें उन बेटियों के कानों तक पहुंचती है और उनका दिल अंदर से टूट जाता है। बेटियां माँ के पास ही सुकून पाती हैं। रात को जब सभी सो जाते हैं तो माँ और बेटियों की धीमी धीमी बातें होती है। अम्मा, बापू हमें इतना क्यों कोसते हैं? हम तो उनकी औलाद है ना। नहीं बिटिया, तुम सब मेरा गर्व हो। तुम्हारा कद छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। याद रखना, भगवान सबको बराबर बनाता है। अम्मा, हम पढ़ लिख कर सबको दिखाएंगे कि नाटा होना कोई अभिशाप नहीं। माँ मुस्कुरा देती है, लेकिन दिल के अंदर से जानती थी कि गांव की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। समय बीता और एक दिन भगवंती फिर से गर्भवती हुई। इस बार मनोहर लाल ने साफ कह दिया, अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो तू और तेरी सब नाटी बेटियां घर से बाहर फेंक दी जाएंगी। भगवंती डरी सहमी रही। आखिरकार किस्मत ने करवट बदली और बेटी का जन्म हुआ। हवेली में ढोल नगाड़े बजने लगे। वाह रे भगवान, आखिर सुन ली मेरी, है ना? मेरा वारिस आ गया, अब नाम रोशन होगा मेरा। उस दिन पहली बार गांव वालों को हवेली में मिठाइयां बंटती दिखी, लेकिन वही बेटियां जो सालों से बाप के ताने झेल रही थी, उस खुशी से पर एक कोने में खड़ी रो रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और अब बेटे को पालने में सारा ध्यान लगा दिया जाता है। बेटियों को अब और भी ताने सुनने पड़ते हैं। तुम सब तो बस घर का बोझ हो, देखो अपने भाई को, यह असली वारिस। बापू, हम भी आपका खून है। चुप, और बात मत करना। माँ के अलावा अब उनका कोई भी नहीं था। वो खेतों में काम करती, घर संभालती और भाई के नखरे उठाती। एक रात भगवंती बेटियों से कह रही होती है, बेटियों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तुम सब मेरे लिए लक्ष्मी हो। एक दिन आएगा जब ये सब ताने तुम्हारी सफलता के आगे बेमानी हो जाएंगी। बेटियां माँ को गले लगा लेती हैं, लेकिन किस्मत ने एक और करवट ली। काफी समय तक लगातार गर्भधारण और मेहनत के कारण भगवंती धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। जब बेटियां शादी योग्य हुई तब रिश्ते ढूंढने पर भी कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ। इसी सदमे में भगवंती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ की चिता जलते वक्त पांचों बहनों ने हाथ जोड़कर कसम खाई, हम अपने छोटे कद को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। भले ही दुनिया हमें बोनी कहे, पर हम खुद को कभी छोटा नहीं मानेंगे। भगवंती के जाने के बाद हवेली का माहौल और भी सूना हो गया। अब पांचों बहनों गुड्डी, पिंकी, मुन्नी, राधा और सीता का कोई सहारा नहीं बचा था। सुबह से लेकर रात तक चूल्हे पर रोटियां सेकना, झाड़ू पोछा करना, गाय बैल को चारा डालना, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी आ गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा बोझ था बाप और भाई के ताने। अरे नास पीटियों, जरा सा काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे, हैं? घर में तुम्हें रखकर पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। बाबा ठीक कहते हैं, तुम्हें देख देख कर तो मेरी नजर भी खराब हो जाती है। पता नहीं ऐसी बहनों का होना किस सजा से कम नहीं है। पांचों बहनों की आंखें भर आती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। कभी कभार कोई रिश्ता देखने आता भी था तो बेटियों को देखकर मुंह बनाकर चला जाता। एक दिन गांव का एक पंडित अपने रिश्तेदार को लेकर आता है। देखिए जी, जमींदार की बेटियां हैं, घर भरपूर हैं। लेकिन जैसे ही रिश्तेदार ने बेटियों को देखा, ताना मारते हुए बोला, अरे पंडित जी, दाल में नमक कम हो तो चल जाता है, पर यहाँ तो कद ही कम है। ये तो उम्र भर चौखट पार भी नहीं कर पाएंगी।
ये सुनकर बेटियां अंदर कमरे में भाग जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। इन्हीं सब के बीच एक दिन विजय यानी भाई अपने पिता से बोलता है, बाबा मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक लड़की पसंद भी है। क्या कह रहा है तू? लड़की पसंद है? कौन है वो? नाम है सुनिधि, शहर की पढ़ी लिखी है लेकिन बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है। मनोहर लाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चल तो फिर ठीक है, तेरी शादी कर ही देते हैं। वैसे भी इन बौनी लड़कियों का तो कुछ होना नहीं है, कम से कम तू तो खानदान बचा लेगा। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, लेकिन पांचों बहनों को शादी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती है। हमारी तो किस्मत ही फूटी है, अपने भाई की शादी भी दूर से देखनी पड़ेगी। क्या हम इतनी भी पराई हो गई कि अपने घर की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते? माँ की याद आते ही एक दूसरे को गले लगाकर सभी रो पड़ते हैं। जब बारात से दुल्हन सुनिधि घर आती है तो पांचों बहनों का मन नहीं माना। वो छिपते छिपाते आंगन में पहुंच ही जाती है। सुनिधि ने जैसे ही उन्हें देखा उसकी आंखें चमक उठती है। अरे तुम लोग कौन हो? कितनी प्यारी लग रही हो सब। हम तुम्हारी ननंद हैं, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं थी। क्या नंदे हो तुम सब और मिलने की इजाजत नहीं? ये कैसा अन्याय है? इतना कहकर सुनिधि ने सबको गले लगा लिया। एक दिन पांचों बहनों को ऐसा लगा कि कोई उन्हें भी समझता है। धीरे धीरे सुनिधि ने घर की कमान को संभाल लिया। वो पांचों नंदों का खास ख्याल रखने लगी। अब से कोई काम तुम लोग नहीं करोगी, ये सब मैं करूंगी। तुम सब मेरी बहनें हो, मेरे लिए अमानत हो। लेकिन भाभी, बिना काम किए बापू और भैया हमें चैन से बैठने देंगे क्या? उन्हें मुझे जवाब देना होगा, तुम सबको नहीं। उस दिन से पहली बार हवेली में बेटियों को मान सम्मान मिलने लगा। समय बीतता गया, सुनिधि गर्भवती हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन विजय को एक अजीब सी चिंता सताने लगी थी। एक दिन वो अपने पिता से बोलता है, बाबा मुझे डर है कि कहीं मेरी बहनों का जो बौना कद है वो मेरे बच्चों पर असर न डाल दे। सही कह रहा है तू, हमें जल्दी से जल्दी इन सब का बोझ उतारना होगा। मनोहर लाल ने अपने जानकारों से बात करके 5 अधेड़ उम्र के पुरुष ढूंढ निकाले। उनकी पत्नियां गुजर चुकी थी। योजना बनी कि पांचों बेटियों की शादी उनसे ही कर दी जाएगी। उधर विजय ने अपनी पत्नी सुनिधि को मायके भेजने के लिए चाल चली। उसने फोन पर सुनिधि की माँ से कहा, अम्मा जी, सुनिधि की तबीयत ठीक नहीं है। घर में कोई बुजुर्ग औरत भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। आप आकर इसे ले जाइए प्लीज। सुनिधि की माँ चिंता में पड़ गई और उसे मायके ले गई। इस बीच हवेली में पांचों बेटियों की जबरदस्ती शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो जाती है। हवेली में सुबह से हलचल थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मेहमान आ जा रहे थे। लेकिन ये खुशी पांचों नाटी बहनों के लिए नहीं था, मगर उनके लिए तो ये एक कैद से निकलकर दूसरे कैद में जाने के लिए तैयार होने जैसा अनुभव था। पांचों बहनों को सजाकर शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। सामने 5 अधेड़ उम्र के पुरुष, कोई सफेद दाढ़ी वाला, कोई लाठी टेकता हुआ, कोई पेट निकला हुआ बैठे थे। हे भगवान, ये क्या? हमारी किस्मत में यही लिखा था क्या? हम तो सोच रहे थे कि कोई हमें अपना साथी बनाएगा, लेकिन ये तो हमारे बापू हमें बेच रहे हैं। इसी बीच पड़ोस की औरत शकुंतला चाची अपनी तानों वाली आदत से मजबूर मायके तक पहुंच जाती है। अरे सुनिधि, बड़ी आई थी नंदों को दुलारने वाली। तेरे ससुराल में तो पांचों की आज बोली लग रही है। बुड्ढों से ब्याह रचाया जा रहा है। ये सुनकर सुनिधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरी नंदों की जबरन शादी? ये नहीं हो सकता। वो तुरंत बिना सोचे समझे मायके से निकल पड़ती है और हवेली की ओर दौड़ जाती है। सुनिधि ने हवेली में घुसते ही आवाज लगाई, रुको, ये शादी नहीं होगी। सारा मंडप सन्नाटे में डूब गया। मनोहर लाल और विजय हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अरे बहू, तू मायके गई थी ना, यहाँ कैसे आई? और तू कौन होती है हमें रोकने वाली? मैं इनकी भाभी हूँ और बहू भी। मुझे हक है इन्हें बचाने का। अपनी बेटियां कोई बोझ नहीं है। आप इन्हें बुड्ढों को सौंपकर पाप कर रहे हैं। पांचों बहनें आंसू पोंछते हुए सुनिधि से लिपट जाती हैं। भाभी, हमें बचा लो। बापू और भैया ने तो हमें जिंदा ही दफना दिया है। डर मत, अब मैं हूं ना, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। सुनिधि, तुम मेरे खिलाफ जाकर मेरा घर तोड़ना चाहती हो? क्या तुम भी यही चाहती हो कि हमारे आने वाले बच्चों पर इन बौनी नंदों का साया पड़े? शर्म करो विजय, औलाद पर असर तो तुम्हारी सोच का पड़ेगा, उनकी ऊंचाई का नहीं। तुमने तो अपनी बहनों को ही छोटा समझ लिया। इतने में गांव के कुछ लोग भी जुट गए। सब आपस में कानाफूसी करने लगे।
देखो देखो बहू कितना साहस दिखा रही है, सच में बेटियां बोझ नहीं होती। मनोहर लाल को तो अब ये समझ ही नहीं आई है बात ये। सुनिधि पांचों बहनों का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ती है। अगर आप लोग इन्हें ऐसे बुड्ढों के हाथ बेचोगे तो मैं अपनी नंदों को लेकर इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। ये सुनकर मोहनलाल और विजय दोनों सदमे में आ जाते हैं। बहू मत जा, गलती हो गई। मैं जानता हूँ कि मैंने बेटियों को अपमानित किया है। सुनिधि मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। माफी शब्द से पेट नहीं भरता। इनकी जिंदगी बिगाड़ दी थी आप लोगों ने। अब इन्हें पढ़ने लिखने दो, अपने पैर पर खड़ा होने दो, तभी मैं आपको सच में माफ करूंगी। मनोहर लाल ने सिर झुका लिया और बेटियों की ओर देखते हुए कहा, बेटियों मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अब साथी बनेगा तुम्हारा। धीरे धीरे सुनिधि ने अपने पांचों नंदों को पढ़ाया लिखाया। वो आत्मनिर्भर बनी, अपने हुनर से गांव का नाम रोशन किया। फिर सुनिधि ने ही अच्छे लड़के ढूंढकर उनकी शादियां करवाई। शादी के समय जब डोली उठी तो मनोहर लाल की आंखों में आंसू बह रहे थे। आज पहली बार बेटियों को विदा करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुम सब सच में मेरी शान हो बेटा। पांचों बहनें मुस्कुराते हुए बोलती हैं। बाबा याद रखना, बोना होना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी पहचान है। और हवेली में पहली बार वो खुशियों की गूंज उठती है जो बरसों से दबाई गई थी। रसोई में खटर पटर की आवाजें गूंज रही थी। धुएं और मसालों की खुशबू से भरा वो छोटा सा घर राधा के हाथों से सजे भोजन से महक रहा था। कांसे की थाली में वो पराठे रख रही थी कि तभी पीछे से रेशमा की कर्कश आवाज आती है। इतनी जल्दी कौन उठाता है सुबह सुबह? और ये रसोई में गैस का धुआं, लगता है गांव की रसोई से सीधा यहाँ उतर आई हो। अम्मा कहती थी दिन की शुरुआत अगर अच्छे खाने से हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। काले चेहरे वाली लड़की बस खाना बनाना ही जानती है, फैशन लाइफस्टाइल कुछ नहीं आता इसे। राधा चुपचाप थाली में पराठे सजाती रही। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्ची मुस्कान थी। दरअसल राधा का बचपन आसान नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां पार्वती ने दूसरा विवाह किया था। राजेंद्र की पहली पत्नी से एक बेटी थी रेशमा। रेशमा गोरी, फैशनेबल और बेहद घमंडी थी। राजेंद्र भी बस अपनी बेटी रेशमा में ही अपनी दुनिया देखता था। राधा हमेशा उपेक्षित रहती थी। बेटी तू रेशमा की बातों का बुरा मत मानना, तेरी अच्छाई एक दिन खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी। ये सुनकर राधा अपने माँ के गले लग जाती है। समय बीतता गया, दोनों बहनों की उम्र शादी लायक हो गई। राजेंद्र ने एक ही परिवार के दो भाइयों के बेटों के साथ दोनों बेटियों की शादी तय कर दी थी। दिलावर बड़ा भाई शहर का नामी बिजनेसमैन बंगले में रहता था। उसका बेटा करण तो वहीं पुष्पेंद्र छोटा भाई गांव में खेती करता था। सादा जीवन उसका बेटा मनोज। राधा की शादी मनोज से हुई थी, रेशमा की शादी करण से। शादी के बाद दोनों बहनों की जिंदगी अलग हो गई थी। हालांकि ससुराल के घर आमने सामने थे, लेकिन जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। ये घर भले छोटा है पर यहाँ का प्यार बहुत बड़ा है। मनोज मुस्कुरा कर बोलता है। और तू तो इस घर की रोशनी बनकर आई है राधा। वही रेशमा अपने नए घर से भी असंतुष्ट थी। तुम्हारी माँ और बहन गांव की सोच वाली है, उनके साथ उठना बैठना मुश्किल है। मैं मॉडर्न हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। दिलचस्प बात ये थी कि दोनों बहनों को एक एक नंद मिली थी। राधा की नंद गौरी सांवली सीधी सादी बिल्कुल राधा जैसी थी, तो वहीं रेशमा की नंद तन्वी गोरी फैशनेबल और उतनी ही घमंडी थी जितनी रेशमा। गौरी और राधा एक दूसरे में खुद को पहचानती थी, तो वहीं तन्वी और रेशमा जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही आनंद पाते थे। भाभी आप जैसे लोग अगर घर में हो तो रिश्तों में मिठास भर जाए। और तेरी जैसी ननंद हो तो सास भी सहेली लगने लगे। इस तरह दोनों के बीच सास नंद से कहीं बढ़कर एक दोस्ती बन गई थी। ऐसे ही एक रोज गौरी रसोई में हल्दी पीस रही थी। उसका सांवला चेहरा पसीने से चमक रहा था, पर होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। भाभी सुनो ना, मेरे लिए रिश्ता आया है। अरे वाह, फिर तो हल्दी पीसने का मतलब है कि अब तू पीली साड़ी में सजेगी। भाभी आप भी ना सब मजाक बना देती हो। उसी समय सासू माँ भी आ जाती है। राधा देख, रिश्ते वाले रविवार को आ रहे हैं, घर की सफाई अच्छे से कर लेना और गौरी को एक सुंदर सी ड्रेस भी सिल देना। जी माँ जी, मैं खुद सिलूंगी।
इस बार गौरी ऐसी दिखेगी कि देखने वाले सब देखते रह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अमीर घर में तन्वी मॉल से शॉपिंग करके लौटी थी। ओह माय गॉड, तन्वी तेरा गाउन तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसा है। ब्रांडेड? ऑफ कोर्स, सीधे दिल्ली से डिजाइनर से मंगवाया है। सगाई में सबकी आंखें मुझ पर ही होंगी। और वैसे भी हम ठहरे अमीर लोग कोई गली मोहल्ले का जोड़ा थोड़ी पहनेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राधा ने सिलाई मशीन के पास बैठे बैठे खुद एक ड्रेस डिजाइन की थी, हल्के गुलाबी रंग की सिल्क ड्रेस जिस पर उसने खुद की कढ़ाई की थी। भाभी, इतनी प्यारी ड्रेस, क्या ये सच में मेरे लिए है? तू मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है गौरी। तुझे सगाई में सबसे प्यारे दिखना है। ये ड्रेस तेरे जैसी ही सादी और सुंदर है। गौरी भावुक हो जाती है। दुनिया कहती है मैं सांवली हूँ, पर आप हर बार मेरा आत्मविश्वास लौटा देती हैं। और जो आत्मविश्वास रेशमा जी ले जाती हैं, वो मैं लौटा लाती हूँ। उधर अमीर घर में रेशमा भाभी, पता है उस राधा ने अपनी ननद के लिए खुद ड्रेस सिली है। कितना छोटा सोचती है ना ये लोग। गांव की लड़कियां तो 2 रुपए की कढ़ाई में पूरी रानी बनने का सपना देखती हैं। सगाई में देखना, तुम्हारा गाउन जैसे ही सबकी नजरों में आएगा, सब वही बात करेंगे। हाँ, और वो राधा की सिली हुई ड्रेस देखकर कहेंगे, बेचारी गरीब भाभी की कढ़ाई वाली सगाई। सगाई की तैयारी पूरे जोरों शोरों से थी। एक तरफ जहां राधा खुद मेहंदी पीस रही थी, गौरी के लिए झुमके बना रही थी, वहीं रेशमा और तन्वी पार्लर की अपॉइंटमेंट्स, नेल आर्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज में व्यस्त थी। तेरे लिए मैंने फूलों का गजरा भी बना लिया है और झुमके भी ऐसे कि तू अगर मुस्कुरा दे तो लड़के वाले हाँ कहे बिना उठ नहीं पाएंगे। तो भाभी, अगर नहीं हाँ कहा तो मैं तेरी भाभी हूँ, चप्पल लेकर उनके पीछे दौड़ जाऊंगी। पक्का गांव वाली भाभी हो तुम। रिश्ते वाले दोनों घरों में आने वाले थे, इसलिए दोनों बहनों ने अपने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया था। एक दिन रेशमा राधा के घर आ गई और गौरी को देखकर हंसते हुए बोली, अरे वाह, सगाई है या हल्दी की रस्म? ये क्या पहन रखा है गौरी तूने? ये ड्रेस मैंने बनाई है और गौरी ने इसे खुद चुना है। इसमें वो सुंदर लग रही है और यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, तुम लोगों के लिए सुंदरता शायद सादगी में होती है, हमारे लिए स्टाइल में। भाभी, सुंदरता पहनावे से नहीं, सोच से आती है। रेशमा का चेहरा तमतमा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं सूझा। रात को राधा चुपचाप गौरी के बालों में फूल गूंथ रही थी। भाभी, डर लग रहा है, कहीं मैं सबके सामने हंसी का पात्र न बन जाऊं। जिसके दिल में प्यार और सम्मान हो, वो कभी मजाक नहीं बनता। तू आत्मविश्वास से चल, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सगाई का दिन नजदीक था, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी और राधा छत से नीचे गिरते पानी की बाल्टियां बदल बदल कर रख रही थी। राधा बेटा, ये तो भारी बारिश में बदलती जा रही है। रिश्तेदार आ जाएंगे, लेकिन हमारे घर में तो जगह भी नहीं है। बाबूजी, चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। उधर पुष्पेंद्र अपने भाई दिलावर के पास जाता है। भाई, एक बात कहनी थी। अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और तू तो जानता है ना कि हमारे यहाँ इतना बड़ा आंगन या हॉल नहीं है कि सगाई हो सके। तन्वी की सगाई तो होटल हॉल में हो रही है ना, तो अगर उसी हॉल में गौरी की सगाई भी करवा दें तो? क्यों नहीं भाई, तन्वी और गौरी दोनों हमारी बेटियां हैं। सगाई एक ही मंच पर हो तो रौनक ही अलग होगी। गौरी, जल्दी तैयार हो जा बेटी, मेहमान आने लगे हैं। भाभी, सच में ये ड्रेस ठीक लग रही है ना? गौरी, तू इस ड्रेस में नहीं, इस मुस्कान में सबसे सुंदर लग रही है। चल, सबकी आंखें तुझ पर ठहर जाएंगी। गौरी ने हल्के गुलाबी रंग की सिल्क ड्रेस पहनी थी, जिस पर राधा ने महीन कढ़ाई की थी। बालों में गजरा, कानों में हाथ से बनाए हुए झुमके और चेहरे पर शालीन मुस्कान। जब गौरी हॉल में आई तो लोग एक पल को चुप हो गए। अरे, कितनी सादगी है इस लड़की में, लेकिन दिखने में तो राजकुमारी जैसी लग रही है। भाभी ने खुद ड्रेस बनाई है, सुना है। ऐसी कला अमीर घरों में नहीं मिलती आजकल। तभी तन्वी अपने 15,000 वाले डिजाइनर गाउन में मंच पर उतरती है। गाउन में स्टोन वर्क था, गले तक गहरा कट और रंग चटक लाल था। सबकी नजर उस पर गई, लेकिन
हे राम, ये क्या पहन रखा है बहू ने? ये सगाई है या फिल्म की शूटिंग? इतनी छोटी ड्रेस, क्या सास ने कुछ नहीं कहा इसे? हमें परंपरावादी और संस्कारी लड़की चाहिए। ये तो सोशल मीडिया की मॉडल लग रही है। रेशमा का चेहरा गिर गया। सबके सामने निंदा हो रही थी। भला इसमें क्या बुरा है? ये 15,000 की गाउन है, ट्रेंडिंग डिजाइन है। हमें ट्रेंड नहीं चाहिए, परिवार की इज्जत चाहिए। हम सगाई नहीं करेंगे। ये सुनकर तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। रेशमा बौखला गई। तुम लोग गवार हो, तुम्हें फैशन की समझ नहीं है। तुम सबको राधा की 2 रुपए की कढ़ाई सुंदर लग रही है। तभी राधा धीरे से आगे बढ़ी, सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन तन्वी अभी बच्ची है। उसे नहीं पता था कि क्या पहनना चाहिए। गलती एक ड्रेस की वजह से रिश्ता नहीं तोड़ जाता। अगर आप कहे तो मेरे पास एक और ड्रेस है जो मैंने गौरी के लिए सिल रखी थी। क्या तन्वी उसे पहन ले? तन्वी की माँ और लड़के वाले चौंक गए। अगर तुम सच में ऐसा कर सको तो हम तैयार हैं एक मौका देने को। तू क्यों कर रही है ये सब? तुझे तो खुशी होनी चाहिए। मुझे रिश्ते बचाने में खुशी मिलती है, रेशमा जी, नाक कटाने में नहीं। कुछ ही मिनटों में तन्वी ने वो सादी गुलाबी साड़ी पहन ली, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी। अब वो बिल्कुल गौरी जैसी दिख रही थी, संस्कारी, सुंदर और सजीव। अब ये वही तन्वी लग रही है जो हमने सोची थी। सगाई अब होगी। गौरी और तन्वी दोनों की सगाई संपन्न हो जाती है। भाभी, आपने जो किया वो कोई अमीर या गरीब नहीं कर सकता, वो सिर्फ बहन कर सकती है। और मैं भी अब रेशमा भाभी जैसी ही बनूंगी। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। चलो, अब रंग नहीं, रिश्ता देखा जाएगा। और शायद मैं भी अब समझ गई हूँ कि अमीरी कीमत से नहीं, सोच से होती है।